गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर मतलब जो अपना सेकंड टर्म का सिलेबस है वो आज अपन मतलब कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ मतलब टेलीग्राम चैनल है मैंने आज ही बनाया है सार्थियंस नाम से, तो उसकी मैं लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में। आपको जाना है और उधर फाइल आई हुई होगी, मैंने मतलब यहाँ फोटो स्कैन करके उसमें लगाई है, तो आप वो साथ में खोल के रख सकते हैं वीडियो देखते टाइम। ठीक है, तो ड्राइंग के लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। ड्राइंग और राइटिंग दो चीज़ में को कोई किसी पे कोई नहीं करेगा, बहुत लोग हैं मुझे कहने के लिए। ओके, तो जल्दी से टॉपिक पे आते हैं। व्हाट इज़ न्यूरॉन, सीधी बात करते हैं। अपने सेकंड टर्म में दो है टॉपिक, न्यूरॉन और हार्मोन्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या होता है और नर्व सेल, न्यूरॉन नर्व सेल एक ही बात है। तो न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन क्या एक सबसे पहली बात, न्यूरॉन एक सेल है। ठीक है, ये तो इतना तो पता ही होगा, न्यूरॉन सेल है और ये उसका डायग्राम है। और न्यूरॉन एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है। और क्या है भाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। किसकी यूनिट है स्ट्रक्चरल फंक्शनल, हमारी नहीं, नर्वस सिस्टम की है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। पहले क्वेश्चन भी आया है शायद, मैंने देखा है, याद नहीं आ रहा कब का। डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसका आंसर है न्यूरॉन या नर्व सेल। ठीक है, अब ये काम क्या करता है भाई, खाली बैठा बैठा बॉडी में यूं कोई भी चीज़ फालतू की नहीं, तो इसका भी कोई काम है। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये क्या करता है, सिग्नल कहीं से मिलता है। अब जैसे मैंने पहले वीडियो बना रखा है स्टिमुलस रिसेप्टर इफेक्टर इन सब पे, तो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखा तो फिर ये थोड़ा कम ही समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। अब ये क्या करता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं ना, रिसेप्टर जो स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं, तो उसको ये सेंस करेगा उधर के सिग्नल्स को, देन ये ट्रांसमिट करेगा दूसरे आगे न्यूरॉन में, और आगे फर्दर फिर ये मसल को ज्वाइन करते हैं। मसल फिर इसके बेसिस पे आगे रिएक्ट करते हैं, अपना आर्क बनाते हैं, रिफ्लेक्स आर्क वगैरह, वो जो भी अपना मूवमेंट है वो करता है। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, वो अपना सिग्नल है वो इधर से उधर ट्रांसमिट करते हैं, फ्रॉम यानी बॉडी के पार्ट से, और टू यानी बॉडी के पार्ट तक। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, और ये क्वेश्चन भी मैंने जी के क्वेश्चन में पूछा है शायद, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हो तो। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो उसका आंसर है न्यूरॉन नर्व सेल। तो ये अपनी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है। तो अब ये डायग्राम है, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसमें देख लीजिएगा, ये वाला डायग्राम आपको दिख जाएगा। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि सेकंड टेस्ट आ रहा है, मुझे भी पढ़ना है। कुछ डिमांड थी लोगों की कि बना दो, तो बना दिया। अब ये आगे जो होता है डेंड्रिट, अब डायग्राम पे मत जाना, फिर बोल रहा हूँ। डेंड्रिट है, डेंड्रिट का काम क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। इसके आगे जो न्यूरॉन होगा उससे ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, इसलिए उसको कलेक्टिंग टिप्स भी बोलते हैं और डेंड्राइटिक टिप्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, और ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं सेल बॉडी, साइटोन, सोमा, ये जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और ये जो गोल गोल है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। एंड देन यहाँ पे गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये सब आपको मिल जाएगा। सेल है आगे जाके कुछ भी, और सेल में अपन ने पढ़ रखा है क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये हो जाएगा अपना एक्सन, बोलते हैं इसको लॉन्ग शीट। एक्सन क्या है, एक ट्यूबुलर शीट दिख रहा है आपको, लॉन्ग शीट दिख रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एक्सन। और ये जो आपको डब्ल्यू शेप में दिख रहा है इसको बोलते हैं माइलिन। ये अभी अपने कोर्स में नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ। तो माइलिन बोलते हैं इसको, और जिस न्यूरॉन पे माइलिन होता है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, MYLIENATED, माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिस भी न्यूरॉन के पास माइलिन है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके पास नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। एक बात है, जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होंगे ना वो सिग्नल्स को बहुत जल्दी प्रोपोगेट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे। एक्सन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसको बोलते हैं एक्सनल एंड। ठीक है, ये एक्सनल एंड है, मतलब ये एक्सन है, एक्सन यहाँ पे खत्म हो गया तो ये बन गया एक्सनल एंड। और फिर इसके आगे गोल गोल बने रहते हैं, इनको बोलते हैं अपन साइनेप्टिक नॉब। अब साइनेप्स क्या होता है सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, फिर आप साइनेप्टिक नॉब को समझ पाएंगे। तो साइनेप्स क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप है किसके बीच का, जैसे ये न्यूरॉन है तो इसके आगे यहाँ पीछे पीछे एक और न्यूरॉन जुड़ा होगा सेम इसी टाइप का, उसके पीछे यहाँ पे ये एक्सनल एंड है साइनेप्टिक नॉब, और उसके जस्ट आगे ये डेंड्राइटिक टिप्स होंगे। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलेंगे अपन माइक्रोस्कोपिक गैप, उसको साइनेप्स बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर काम क्या होता है, गैप यूँ ही थोड़ी है, गैप होने का भी कोई कारण है। इलेक्ट्रिक सिग्नल गॉट कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट साइनेप्स। जब न्यूरॉन में सिग्नल है जो मूव करेगा तो वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में मूव करेगा। जैसे ही निकलेगा तो केमिकल फॉर्म में होगा, देन वापस ये साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इसको वापस इलेक्ट्रिक बना दिया जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ वर्ड आपको ऐसे लग रहे होंगे जैसे कभी सुने ही नहीं है, न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, अभी पढ़ेंगे, बस आज ही के सेशन में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। बढ़ते आगे, कहाँ पर, हाँ, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब यानी यहाँ पे साइनेप्स वगैरह ये गैप होता है साइनेप्स का, उसके पास ये नॉब है साइनेप्टिक नॉब। ठीक है, माइलिन का बता दिया।
अब ये ज़्यादा जरूरी है नहीं, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर, ये आने वाला है नहीं, छोड़ो। अभी जो इम्पोर्टेंट है बस वही बात करेंगे। अब ये डेंड्रिट है, मैंने बता दिया आपको इसका क्या काम है। अगर नॉर्मल अभी मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई डेंड्रिट का क्या काम है, आप सीधा बोलोगे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है दूसरे न्यूरॉन से, ठीक है। दूसरा न्यूरॉन जो इसके आगे है या इसके हाँ आगे जो प्रीवियस न्यूरॉन था उससे ही कलेक्ट करेगा। तो डेंड्रिट की इन्फॉर्मेशन अगर अपन देखें हल्के हाथ में अगर देखें तो क्या होगा, ब्रांच स्ट्रक्चर। अब ये ब्रांच है, एक जगह में स्ट्रेट थोड़ी एक्सन की तरह, ब्रांच नहीं है। तो ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेस ऑन टू सेल बॉडी। तो ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। जैसे मान लो अब देख लेना मीम वगैरह, ये मान लो अब ये डेंड्रिट है, तो ये आगे जो प्रीवियस न्यूरॉन है उनसे ये ऐसे कलेक्ट करेंगे। तो ये ब्रांच्ड है, एक जगह सीधे नहीं, ये ब्रांच है तो इनको ये कलेक्ट करेंगे। तो ब्रांच स्ट्रक्चर दैट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन, जो आगे न्यूरॉन है उससे वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फॉर्म में लेते हैं ना, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन एंड पासेज ऑन टू सेल बॉडी, यहाँ से लिया फिर ये सेल बॉडी तक पास करवा देते हैं, ठीक है। सेल बॉडी यहाँ पे जो स्पेस है उसको बोलते हैं सेल बॉडी, साइटोसोमा जो भी आप बोल सकते हो। फिर बढ़ते हैं सेल बॉडी क्या होता है। तो सेल बॉडी इट इज द ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन। किसका है, न्यूरॉन का है, हमारा आपका तो नहीं है, न्यूरॉन का है। दैट कंटेन्स द न्यूक्लियस, अबंडेंट साइटोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनरी। अब भाई सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूरोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, सब होने बच्चों वाली चीजें भाई, सब आप लिख सकते हो। पहली बात कुछ चीजें नहीं है वो बता देता हूँ। सेल बॉडी इज अ ब्रॉड राउंडेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन दैट कंटेन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनरी लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारी चीज़ें मैंने फोटो खींच के पीडीएफ में टेलीग्राम में भेज दिया है, आप कनेक्ट होइए टेलीग्राम में। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, हो जाइए जल्दी, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो एक्सन, अब आते हैं एक्सन पे। डेंड्रिट ने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, सेल बॉडी पे ट्रांसफर किया, सेल बॉडी ने अपना जो भी फंक्शन है किया, फिर इसने एक्सन पे ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़ते हैं एक्सन। अब मैं आपसे सीधा पूछ लूँ एक्सन क्या है, अभी मैंने आपको एक्सन का कोई काम बताया अभी तक नहीं बताया। तो एक्सन क्या करता है, एक्सन एक सबसे पहले आपको एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है एक्सन, ठीक है। एंड दैट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। इसका एक ही काम है बस, बाकी कोई काम नहीं करना है मांगता है इसको, ठीक है। डेंड्रिट ने इन्फॉर्मेशन दिया सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से भी क्या करेगा एक्सन, इस इन्फॉर्मेशन को लेके नर्व एंडिंग तक लेके जाएगा, ओके। बस इसका यही काम है। एक्सन इज कवर्ड बाय 1 to 2 शीट्स। अब ये माइलिन शीट है, ये 1 2 3 4 ऐसे शीट से कवर रहता है। एंड नर्व फाइबर जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ नर्व। बहुत सारी नर्व फाइबर जब जुड़ती है उसको बोलते हैं अपन नर्व, ठीक है। नर्व एंडिंग, ये जो एक्सनल एंड नर्व एंडिंग आप जो भी बोल सकते हो उसको बोलिए। तो द एक्सन इज ब्रांच टर्मिनली। अब जैसे ये डेंड्रिट थे ये टर्मिनली ब्रांच हुए थे, वैसे ही एक्सन भी एक तरह से ब्रांच हुआ है पूरा। तो नर्व एंडिंग क्या है, द एक्सन इज ब्रांच टर्मिनली इन मसल फाइबर ग्लैंड अदर एंड स्ट्रक्चर टू फॉर्म सिनेप्स विद द डायरेक्ट ऑफ अदर न्यूरॉन, ठीक है। तो मतलब ये जो एक्सन है ऐसे ब्रांच हुआ है, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं कि अब जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ न्यूरॉन टू न्यूरॉन चलती रहेगी, कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे ये जो न्यूरॉन है वो मसल से कनेक्ट होगा, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे मसल के साथ अपना बॉन्ड बनाए, जहाँ पे वो अपने सिग्नल शेयर करे मसल के साथ, तो उसको बोलेंगे अपन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो ये जो यहाँ पे नर्व एंडिंग है ये दूसरे न्यूरॉन के साथ, अदर ग्लैंड्स के साथ एंड मसल के साथ अपनी बॉन्डिंग बनाती है और या फिर सिग्नल सेंड करती है, ओके। साइनेप्स वैसे मैंने बता दिया, फिर से बोल देता हूँ। देयर इज ए गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रिट ऑफ फॉलोइंग न्यूरॉन। अब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये यहाँ पे फिर से ये ऐसा, तो अब इसके आगे ये जो साइनेप्टिक नॉब है ये नहीं, हाँ यहाँ पे ये साइनेप्टिक नॉब है इसका, ये एक्सन का, एक्सन यहाँ पे ब्रांच हुआ है टर्मिनली। अब इसके आगे वापस से ये वाला लग जाएगा, मतलब ये वापस इसके आगे दूसरे न्यूरॉन का आ जाएगा, फिर उसके आगे वापस ये आ जाएगा, ठीक है। समझ लेना आप, ड्राइंग तो ऐसी है भाई। तो synapse is a gap between nerve ending of one neuron and the dendrite of following neuron, where signals are transmitted as a chemical signals from neurotransmitter, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर अभी बात करेंगे क्या होता है, फिर से एक बार साइनप्स बता देता हूँ। माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन एक्सनल एंड और डेंड्राइट ऑफ फॉलोइंग टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो एडजेसेंट जुड़े होंगे यहाँ पे ये, फिर इसके वापस ये आगे जुड़ जाएगा, तो इन दोनों के बीच का गैप उसको बोलेंगे साइनेप्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल गॉट कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल एट साइनेप्स। जब सिग्नल इसके अंदर मूव होगा तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में होगा, जब ये इससे निकलेगा यहाँ से एक्सनल एंड के थ्रू साइनेप्स से होकर वापस दूसरे में जाएगा, जब तक साइनेप्स पे रहेगा वो केमिकल में रहेगा, फिर वो वापस वहाँ से जाके आगे इलेक्ट्रिकल में होगा, ठीक है। अब न्यूरोट्रांसमीटर किसे कहते हैं, केमिकल मैसेंजर और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल विच हेल्प इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन एट साइनेप्स। तो साइनेप्स पे कैसे होगी इन दोनों का कनेक्शन, पॉइंट ऑफ कनेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, कैसे ये सिग्नल्स को एक से दूसरे में शेयर कर पाएंगे, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के कारण होता है। इतना कोई ज़रूरी नहीं है ना, आपने आरबीएससी में काम का है। ये कुछ इस टाइप का दिखता है, देख सकते हो आप, ये यहाँ पे साइनेप्टिक नोब आ गया आपका,
यहाँ पे डेंड्राइट है, इन दोनों के, ये साइनेप्टिक नॉब और डेंड्राइट के बीच में ये जो जगह है इनको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ओके, नर्व इम्पल्स आर द वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कैरिड अलोंग नर्व एंड न्यूरॉन। इसकी स्पीड होती है 120 मीटर सेकेंड। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि भैया अपन ने पढ़ लिया कि ऐसे आता है, डेंड्राइट्स कलेक्ट करता है, सेल बॉडी से जाता है, एक्सेल करता है, नर्व एंडिंग और दूसरे में चला जाता है। क्या एग्जाम में ऐसे लिख के आना है? नहीं, प्रॉपर स्टेप्स है इसके और क्वेश्चन बनता है। 90% चांसेस है कि इसका क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एक तो इसका डायग्राम और इसके खुद की जो बेसिक डेफिनेशन वगैरह है, स्ट्रेस फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम वगैरह वो, और फिर उसके थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है न्यूरॉन के बेसिस पे ये कि कैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है। बढ़ते आगे, तो इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय डेंड्राइटिक टिप्स। मैंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, डेंड्राइटिक टिप्स इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप डन। द केमिकल रिएक्शन सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, वो जो केमिकल सिग्नल जो केमिकल फॉर्म में थे उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बन जाता है साइनेप्स पे, फिर वो इसको अंदर लेते हैं, सेट्स ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी। अभी डेंड्राइट से सेल बॉडी में जाएगा, ठीक है, सिग्नल, देन पासिस फ्रॉम सेल बॉडी टू थ्रू एक्सन। अब यहाँ से सेल बॉडी से थ्रू एक्सन में हो जाए, एक्सन में जाएगा। ठीक है, एंड रीचेज नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ एक्सन। और एक्सन के एंडिंग में क्या है, एक्सन एंड या फिर नर्व एंडिंग आप बोल सकते हो, तो उसमें ये जाएगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाएगी। ठीक है, रीचेज नर्व एंडिंग एट द एंड ऑफ एक्सन, एक्सन के एंड में वो नर्व एंडिंग को रीच कर जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेट्स ऑफ सिग्नल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर एट साइनेप्स। वो जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो फिर से सेट्स ऑफ होती है और केमिकल सिग्नल के फॉर्म में जाती है न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा साइनेप्स पर। देन दिस अगेन पासेज एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन नेक्स्ट डेंड्राइट, नेक्स्ट टू द नेक्स्ट डेंड्राइट। मतलब ये फिर से वापस यहाँ से साइनेप्स पे होगा, सिग्नलिंग इलेक्ट्रिक में करेंगे एंड देन ये वापस अगले डेंड्राइट पे जाएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग एंड द न्यूरॉन एंड द मसल। अब ये न्यूरॉन है, मान लो न्यूरॉन से न्यूरॉन तक थोड़ी चलेगा, मैंने बता दिया वैसे आपको। कहीं एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये कोई मसल से जुड़ेगा। ठीक है, तो मसल से जब ये जुड़ेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन को अपन बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन नर्व एंडिंग एंड ऑफ अ न्यूरॉन एंड मसल, जब न्यूरॉन किसी मसल से जुड़ता है। ठीक है, द साइड ऑफ केमिकल कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व फाइबर एंड मसल सेल्स। मतलब नर्व फाइबर आ रहा है न्यूरॉन और मसल सेल, उनके बीच में जो गैप होता है या फिर उन पर जो इंटरेक्शन जो करवा सकता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब जो सिग्नल पास होता है वो सिर्फ न्यूरॉन टू न्यूरॉन थोड़ी चलेगा, वो दूसरे मसल तक जाएगा। अब मैं गाड़ी पे चला रहा हूँ, अब 5-6 जने आपस में बात कर रहे हैं, ये गाड़ी यहाँ से निकल जानी चाहिए, गाड़ी यहाँ पे रेड सिग्नल ग्रीन हो गया, निकल जानी चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा भाई? जब मुझे कोई कहेगा भाई निकाल लो यहाँ से गाड़ी, तब मैं निकालूंगा ना। वैसे ही न्यूरॉन टू न्यूरॉन अगर इन्फॉर्मेशन चलेगी कुछ नहीं होगा, वो मसल तक जाएगी, फिर मसल काम करेगा ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। बहुत सही टॉपिक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और रिले और इंटर न्यूरॉन। ठीक है, रिले इंटर न्यूरॉन एक ही बात है। तो डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। डायग्राम तो वैसे आता ही नहीं है मुझे, वेट अ सेकेंड। ओके, बहुत मान लो एक बार इमेजिन कर लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, बस इमेजिन करना है आपको। ये है अपने पास CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपका यहाँ पे हाथ है, ये हाथ है आपका, यहाँ पे गर्म बीकर है। ठीक है, ये आपका हाथ यहाँ पे है, यहाँ पे कंधे वगैरह यहाँ पे जुड़ रहा है। ठीक है, तो अब ये आपका हाथ है, यहाँ गर्म बीकर है। आपने जैसे इसको टच किया, यहाँ पे आपके रिसेप्टर लगे होंगे और स्टिमुलाई होगा हीट। तो हीट स्टिमुलाई को जब आपके रिसेप्टर ने रिसीव किया, देन आगे जब ये रिसेप्टर किसको मतलब सिग्नल देगा, तो रिसेप्टर से कौन सिग्नल रिसीव करता है? सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? दे हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर। वो क्या काम करती है सेंसरी न्यूरॉन, क्या करता है? तो जो ट्रांसमिटिंग करती है नर्व इम्पल्स का, जो रिसेप्टर है उनसे जो नर्व इम्पल्स आती है उसको रिसीव करती है, उसको ट्रांसमिट करती है आगे। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम रिसेप्टर। आप इतना लिखोगे तो भी बहुत है। क्या करना है सेंसरी न्यूरॉन का? हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम रिसेप्टर, बस। फिर ये क्या करती है? ले लिया सेंसरी न्यूरॉन ने, फिर वो आगे 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 जाके ट्रांसमिट करेगी। ट्रांसमिट करते हुए कहाँ तक लेके जाएगी? CNS तक। तो यहाँ पर सेंसरी चल रही है। ठीक है, सेंसरी तो ये दे हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से रिसेप्टर से रिसीव कर लिया और ट्रांसमिट करते हुए CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले गई। अब यहाँ पे अपने भाई साहब बैठ रहते हैं इंटर,
वैसे इसका कोई काम भी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। इंटर या फिर आप इसको रिले भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटर से अपन समझ सकते हैं, इंटर यानी बीच में, इंटरमीडिएट होता है मतलब जैसे आपकी सुबह आपको पराठे ले जाना है, मम्मी ने रात को आटा वगैरह ऊपर सब्जी कटिंग करके रख दी, तो वो इंटरमीडिएट कर दिया मम्मी ने, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। और यहाँ पे इंटर यानी जो बीच में बैठा है। सेंसरी आएगा, इंटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन का काम बताते हैं, दे कनेक्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। इसके अलावा इंटर न्यूरॉन का कोई भी काम नहीं है, दे कनेक्ट सेंसरी और मोटर न्यूरॉन। यहाँ से वापस ये जो है यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होगा, मोटर न्यूरॉन, तो इन दोनों को कनेक्ट, या आपस में कभी खुद कनेक्ट नहीं हो पाता, इनको रिले या इंटर न्यूरॉन है जो कनेक्ट करता है, तो ठीक है। ये क्या करता है, दे कनेक्ट सेंसरी और न्यूरॉन, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों को जोड़ता है। अब यहाँ से सेंसरी आ गई सीएनएस तक, और सीएनएस से फिर वापस निकलेगा यहाँ से मोटर, मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा कोई मसल तक, फिर मसल वहाँ से आपका हाथ हटाएगा। अपन पढ़ रहे हैं तो अपने को ऐसा लग रहा है, बाकी ये बहुत तेज होता है भाई, बहुत तेज, हाथ गर्म रखते हैं आप, कैसे हटा लेते हो एकदम, बस वही हाथों हाथ वो मोटर न्यूरॉन जाएगा मसल या कोई भी आपकी ग्लैंड के पास, और वो वहाँ से हाथ हटा लेगा। तो एक बार डेफिनेशन फिर से पढ़ लो, सेंसरी न्यूरॉन दे हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मोटर न्यूरॉन दे हेल्प इन द ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू मसल और ग्लैंड, ठीक है। बस यहाँ पे न्यूरॉन आपका खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आपके हार्मोन्स की तरफ, ओके, नॉट ए प्रॉब्लम, इनको हटा देता है पूरा। पंखा वगैरह सब बंद है इसलिए थोड़ा पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं। तो हार्मोन्स किसे बोलते हैं? हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट लाइक मैसेंजर मॉलिक्यूल इन द बॉडी। हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट होता है, जो केमिकल मैसेंजर, जो एक्ट लाइक एज अ मैसेंजर मॉलिक्यूल। हाँ, मतलब कोई भी सिग्नल वगैरह, नहीं सिग्नल का तो न्यूरॉन का था, हाँ, ये जो कोई भी मैसेज है उसको आगे, मतलब हाँ, रिसीव किया मैसेज को और आगे कहीं पर ट्रांसमिट करना है, उस पर कोई वर्क करना है, तो वो हार्मोन करता है। 2 मिनट, हाँ, बताते हैं आपको हार्मोन का। वैसे मैंने टैब को भी नॉर्मल कर लिया है, वजनदार से कर वाला टैब को, एवरीथिंग इज ओके, कोडिंग करना पड़ता है बस थोड़ा सा, अब सब चल रहा है इसमें, लाएंगे इस पर भी वीडियो। हाँ चलो ये रहा। तो हार्मोन्स क्या है? सिग्नलिंग मॉलिक्यूल दैट कंट्रोल हाउ सेल्स एंड ऑर्गन फंक्शंस। तो ये कंट्रोल करता है कि कैसे सेल्स और जो ऑर्गन है वो कैसे फंक्शन करेंगे, ठीक है। और हाउ दे वर्क, वो काम कैसे करते हैं। प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे पहले ये एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा स्मॉल क्वांटिटी में। देन सीक्रेटेड इनटू ब्लड स्ट्रीम, जो अपना ब्लड फ्लो होता है नर्व्स के अंदर, हाँ नर्व इम्पल्स के अंदर, उसमें ये हार्मोन को सीक्रेट कर दिया जाता है। देन एंड ट्रेवल टू टिश्यू और ऑर्गन, फिर वो दूसरे टिश्यू और ऑर्गन के जगह पे ट्रेवल करते हैं। व्हाट दे डू, अब ये काम क्या करते हैं हार्मोन्स? affect many processes and including growth, development, metabolism, sexual function and reproduction and mood। अपने बैठे बैठे मूड चेंज हो जाते हैं, और अपने बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट वगैरह, इन सब में जो काम होता है वो हार्मोन्स का ही होता है, ठीक है। वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, तो कहाँ पे होता है मैंने बता दिया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज। टेस्टिस जो है मेल, क्या है टेस्टिस, हाँ मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नहीं देखेंगे अभी। एग्जाम्पल इंसुलिन, हार्मोन के एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इंसुलिन विच रेगुलेट हाउ सेल यूज ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। बढ़ते आगे, अब कुछ टाइप्स है अपने हार्मोन के, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, अब इतना लिखना यार पॉसिबल है नहीं यार। तो सबसे पहला आप वो टेलीग्राम में जाके देख लेना पीडीएफ खोल के, मैं बोल रहा हूँ आप साथ में स्प्लिट स्क्रीन करके, आधी स्क्रीन में मेरा ये यूट्यूब वीडियो और आधी स्क्रीन में आपका ये पीडीएफ फाइल, ओके। तो पहला है अपने पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को रिलीजिंग, हाँ हाइपोथैलेमस क्या, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। अब भाई हाइपोथैलेमस का यही काम है, ये रिलीजिंग हार्मोन करता है, जिससे पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो रिलीज करती है अपने हार्मोन्स को, मतलब पिट्यूटरी बैठी है, तब तक उससे कोई हार्मोन नहीं मिलेगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा या करेगी जो भी है। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा आया हार्मोन, फिर पिट्यूटरी ने अपना काम किया। फिर सेकंड है अपने पास एंडोक्राइन ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों? क्योंकि ये दूसरे सारे बॉडी की ग्रोथ वगैरह और दूसरे ग्लैंड को भी ये कंट्रोल करती है, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, जीएच, और प्रमोट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी। ये जो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है उसको प्रमोट करती है, ठीक है। थर्ड अपने पास ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन, T4।
ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, अपने यहाँ पे नेक में होता है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स इन बॉडी। अपने जो बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनकी मात्रा कितनी है, कितनी होनी चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे, वो सब ये कौन रेगुलेट करता है? थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा। पैराथायराइड, पैरा हार्मोन रिलीज करता है ये। रेगुलेट्स द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड। सीधा समझ में आ रहा है ऐसे, कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो लेवल है ब्लड में उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। थाइमस, थाइमस क्या रिलीज करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स, हाँ चलो ये भी देख लो तुम, वैसे सीबीएसई लाइफ लेवल का है। टी लिम्फोसाइट्स, तो इनको क्या बोलते हैं? WBC अपन बोलते हैं। तो ये क्या करता है? थाइमस क्या करता है? थाइमोसिन हार्मोन को रिलीज करता है और हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ WBC। अब जैसे जैसे बड़े होंगे, बड़े बड़े बैक्टीरिया आएंगे, ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे बड़े बैक्टीरिया आएंगे तो इनको भी फिर डेवलप होना पड़ेगा, इनको भी अपनी क्वालिटी जो इंप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, आपने कोई कोई यूट्यूब वीडियो देखा होगा, जैसे कोई बाइक क्रैश होती है और वो बंदा जैसे चलता रहता है, फिर वो एकदम से गिरता है, तो उसमें कमेंट होता है ब्रूस एड्रेनालाइन हिट हार्डर। तो उसमें वही है। तो एड्रेनालाइन अपने ऐसी एक सिचुएशन, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, उसमें कैसे कॉप करना है, उस इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, उस वक्त वो अपना एड्रेनालाइन ग्लैंड काम करता है। रिपेयर बॉडी टू कोप विथ इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड है, क्या रिलीज करता है? एड्रेनलिन। काम क्या है? प्रिपेयर बॉडी टू कॉप विथ इमरजेंसी सिचुएशन, ओके। सातवां, थैला फॉर अ रीजन, पेनक्रियास। पेनक्रियास दो तरह का हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन। इंसुलिन अपने काम करता है, हाँ, इंसुलिन डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, और ग्लाइकोजन इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ओके। देन आगे बढ़ते हैं, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल और ग्लूकोज, ओके, ये पेनक्रियास का काम है। टेस्टिस, जो मेल सेक्स हार्मोन, हाँ मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टिस में, भूल गया था उस वक्त। तो ये क्या रिलीज करता है? टेस्टोस्टेरोन। मेल का जैसे बोलते हैं, अभी एक बात बीच में चला था कि वो रेसलर थी या कौन थी, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई था, तो उस पर भी बहुत वाद विवाद हुआ था, छोड़ो उसे। तो टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन को, और इनके फंक्शंस क्या है? तो चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो जो भी चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी में, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, बिहेवियर वगैरह, वो जो भी, अगर इसको ढंग से पढ़ना है तो रुको बताइए कौन है क्या अभी इसमें, चलो देखते हैं एक बार छोड़ो। तो टेस्टिस क्या है, क्या रिलीज करती है? टेस्टोस्टेरोन, मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, और इनके फंक्शन क्या है? चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो भी प्यूबर्टी के टाइम में चेंजेस आते हैं मेल की बॉडी में, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन और बिहेवियर। फिर ओवरीज पे आते हैं। ओवरीज में दो तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये क्या करता है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन, रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कुछ एक एज के बाद फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी शुरू हो जाती है, तो वो भी है इसमें, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के द्वारा ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। बटरफ्लाई शेप का होता है यहाँ पे अपने नेक में, तो इसमें एक डिजीज हो जाती है गॉइटर। गॉइटर किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं एक एक नंबर में। तो गॉइटर किस में होता है? थायराइड में। थायराइड में किसकी वजह से? डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से, ठीक है। बढ़ते आगे, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोसिक्रेशन, दो हाइपोसिक्रेशन, ये चलो तो है, हाँ ठीक है। हाइपोसिक्रेशन, तो हाइपोसिक्रेशन यानी हाइपो यानी होता है लेस, लेस अगर कोई सिक्रेशन होगा पिट्यूटरी में तो उसकी वजह से ड्रार्फिज्म, DRFISM, जब पिट्यूटरी ग्लैंड का कम होता है सिक्रेशन, उसके हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का, तो हाइपोसिक्रेशन होता है, और उसकी वजह से ड्वार्फिज्म, जो लोग छोटे बोने वगैरह रह जाते हैं वो इसकी वजह से होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, हाइपर सिक्रेशन, यहाँ पर हाइपो की जगह आप हाइपर कर लेना, हाइपर सिक्रेशन, मेरे को लिखने में वही आलस आता है। तो हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है? हद से ज़्यादा बढ़ जाती है हाइट, ग्रेट खल्ली को देख लो, और एक दो वो लड़की भी देखी है मैंने सोशल मीडिया पर, छोड़ो अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो जब हाइपोसिक्रेशन यानी लेस यानी ड्वार्फिज्म हो जाता है, और हाइपर सिक्रेशन यानी गिगैंटिज्म। अब जैसे इसको हाइपोसिक्रेशन को ड्वार्फिज्म बोलते हैं, हाइपर वाले को बोलते हैं GIGANTISM, गिगैंटिज्म, ओके। फिर पेनक्रियास को डुअल ग्लैंड भी बोलते हैं, अब क्यों बोलते हैं अभी पढ़ेंगे। तो पेनक्रियास दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है। तो एक्सोक्राइन में पेनक्रेटिक जूस होता है, जिसमें वो अपने
हाँ, फूड को डाइजेस्ट करती है और मेनली प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में पैनक्रेटिक जूस, उनमें वो 3 आ जाएंगे, ट्रिप्सिन, पैनक्रेटिक अमाइलेज और लाइपेज, ठीक है। फिर इंसुलिन में आते हैं, ढंग से सुनना मेरी वर्डिंग को, नहीं तो आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, ढंग से पढ़ना उसको। फिर एंडोक्राइन में आते हैं तो इंसुलिन होता है और ग्लाइकोजन होता है, 2 सेल। तो एक होते हैं एंडोक्राइन में अल्फा सेल्स, दूसरे होते हैं बीटा सेल्स। तो अल्फा सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोजन, नहीं हाँ ग्लाइकोजन, और बीटा सेल्स करते हैं इंसुलिन। तो जो अपने पास अल्फा सेल्स है वो करते हैं ग्लाइकोजन और बीटा सेल्स है वो करते हैं इंसुलिन, ओके। तो इंसुलिन क्या करता है, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज का शुगर का लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है इंसुलिन, और जो ग्लाइकोजन होता है वो इंक्रीज करता है। तो अल्फा सेल्स रिलीज करते हैं ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड शुगर और ग्लूकोज लेवल, और जो इंसुलिन है वो बीटा सेल इंसुलिन निकालता है और जो डिक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है। फिर अपनी बात कर लेते हैं गोनेड्स। गोनेड्स किसको बोलते हैं, गॉड, गोनेड्स, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। गोनेड्स मेल, मतलब जो सेक्स ऑर्गन होते हैं फीमेल और मेल के, उनको बोलते हैं गोनेड्स। तो मेल्स में होते हैं पेयर ऑफ टेस्टिस और फीमेल्स में होते हैं पेयर ऑफ ओवेरीज। तो मेल्स के 2 हार्मोन है, मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के 2 हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन पता नहीं। तो मेल सेक्स हार्मोन पूछ लेंगे अगर तो आपसे, तो आपको बोलना है टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन पूछ लेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो अब इनमें जो चेंजेस आते हैं उस वक्त में ये हार्मोन क्या काम करते हैं वो पूरा देखो मेरे पास बना है, वैसे लेट मी चेक। तो टेस्टोस्टेरोन के द्वारा मेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ और डीपनिंग ऑफ वॉइस, इंक्रीज इन लीन मसल मास, मतलब उनका जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, और उनकी वॉइस होती है वो बहुत भारी हो जाती है मतलब, और इंक्रीज इन द लीन मसल मास, उनका जो बॉडी का शेप है वो चेंज होने लग जाता है। देन एनलार्जमेंट ऑफ जेनिटल्स, मतलब पेनिस वगैरह उनका जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो उसमें डेवलपमेंट होने लग जाता है, और स्पर्म प्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर एज के बाद उनका स्पर्म प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है, और ग्रोथ स्पर्ट वगैरह तो छोड़ो। और फीमेल्स में क्या क्या आता है चेंज, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन के द्वारा ब्रेस्ट डेवलपमेंट सबसे बड़ी बात है, और एक तो ये सबसे बड़ा चेंज है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, और अंडर आर्म एंड प्यूबिक हेयर ग्रोथ, और इंक्रीज इन द फैट मास ऑफ हिप एंड थाइज, हाँ उनके जो हिप और थाइज है उनका फैट मास इंक्रीज होने लग जाता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल ये जो होती है एक पर्टिकुलर एज के बाद चालू हो जाती है, जो फिर ग्रोथ स्पर्ट ये तो है ही है इसमें साथ में। चलो हॉर्मोन्स का टॉपिक भी लगभग हो ही गया अपना, ये हो गया। हाँ, अब एक है फीडबैक मैकेनिज्म, कोई काम का नहीं है फिर भी देख लो। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, पेनक्रियाज में 2 है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एंडोक्राइन इंसुलिन और ग्लाइकोजन को रिलीज करता है, तो और अल्फा और बीटा सेल्स होता है, अल्फा सेल ग्लाइकोजन, बीटा सेल्स इंसुलिन, ठीक है। तो शुगर ब्लड राइजेस, अब अगर ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज होगा, शुगर बढ़ा किसी कारण, ग्लाइकोजन के कारण, तो अब उसको नीचे कौन करेगा, डिक्रीज कौन करता था, बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज होता था, जल्दी बोलो कौन करता था, इंसुलिन। तो जब अगर शुगर लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन रिलीज होगा, फिर उससे क्या होगा, फिर से वो लेवल हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर एक इंफॉर्मेशन जाएगी इंसुलिन के पास कि भाई अब हो गया है, रेगुलर हो गया, मतलब जो लेवल था वो रेगुलेट हो गया, अब आप सीक्रेट होना बंद हो जाओ, स्टॉप, ठीक है। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, आपको उधर पीडीएफ में मिल जाएगा। शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस, फिर डिटेक्टेड बाय सेल ऑफ पेनक्रियाज, सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन बनना शुरू हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, हाँ जब सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन हो जाता है, जब वो लेवल गिर जाता है मतलब रेगुलेट हो जाता है, तो फिर स्टॉप सीक्रेटिंग मोर इंसुलिन, फिर वो इंसुलिन के पास खबर चले जाती है कि भाई अब मत बनाओ, अब फुल हो गया है, फिर वो फिर से स्विच ऑफ कर देते हैं इस फीडबैक मैकेनिज्म को। सो दिस वाज द होल सिलेबस फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अपने सेकंड टेस्ट के लिए जो टॉपिक अभी तक स्पेसिफाई हुए थे, ठीक है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आगे ऐसे ही जुड़े रहें और फॉलो कर लीजिएगा हमें, फॉलो के सब्सक्राइब, और ये टेलीग्राम की लिंक तो आपको दे ही दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।